चलिए अब बुलेटिन में बात सबसे पहले आ रही बड़ी खबर की एमपी से आ रही है। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। 60 साल के परिचित ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। चचेरी बहन ने नाबालिग को आरोपी से मिलवाया था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। पुलिस ने 60 साल के आरोपी अशोक वाजपेयी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल पुलिस ने नाबालिग की चचेरी बहन को भी इसमें आरोपी बनाया है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया, चिंता का विषय गंभीर ये पूरा घटनाक्रम। 15 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 60 साल के परिचित ने, जो कि नाबालिग से रेप करने का आरोपी है, जिसमें चचेरी बहन ने ये पूरी साजिश रची, ऐसा भी बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़िता की चचेरी बहन को आरोपी बनाया गया है और नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का यह पूरा मामला है, क्योंकि चचेरी बहन ने ही आरोपी से मिलवाया था। इसलिए इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। महज 15 साल की छात्रा जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, 60 साल के परिचित पर रेप का आरोप लग रहा है। और इस पूरे मामले में चचेरी बहन पर साजिश रचने का आरोप है और इस रेप के आरोपी से मिलवाने वाली दरअसल वही लड़की बताई जा रही है। पीड़िता की चचेरी बहन ने इस पूरे वारदात में षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का पूरा ये घटनाक्रम है। 15 साल की एक नाबालिग छात्रा है जो अपने पिता के देहांत के बाद अपने ताऊ के यहाँ रहती है और ताऊ की जो बेटी है वो ही उसे लेकर एक 60 साल के शख्स के पास गई थी और उसके बाद उस शख्स ने इस नाबालिग छात्रा के साथ घर में रेप किया और लगातार वो उससे प्रताड़ित भी कर रहा था इस घटना के बाद से। और यही वजह है कि जब इस नाबालिग छात्रा ने पीड़ित परेशान होकर अपने रिश्तेदारों को ये घटना बताई, तो इसके बाद रिश्तेदारों की मदद से विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ये घटनाक्रम हुआ था, तो वहां थाने में पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अब तैयारी कर रही है। इसमें पुलिस ने दुष्कर्म के साथ ही पोक्सो एक्ट का भी केस दर्ज किया है। तो जघन्य घटना ये थी और जिसमें पिता के परिचित ने ही इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हाईवे के लुटेरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ट्रकों से डीजल चोरी करते थे ये लुटेरे, हाईवे पर लूटपाट करते थे। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे सफेद यानी व्हाइट कलर की एक कार भी बरामद की है। 230 लीटर डीजल की यहां से जब्ती की गई है। मस्तूरी पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी और ये हाईवे पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और ये देखिए, ये गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया के सामने परेड की पुलिस ने आरोपियों के साथ इनसे एक SUV कार और कुछ गैलन में डीजल भी बरामद किया है। लूट के दौरान ये गाड़ियों से डीजल भी चोरी कर लिया करते थे। रायपुर में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल गंज थाना इलाके में होटल बेबीलोन में आग लगी थी और भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। आग होटल के 4थे फ्लोर पर लगी थी और वक्त रहते दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू किया और सफल रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आप देखिए, 4थी मंजिल पर आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दूसरी तस्वीर में फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 4थे फ्लोर से आग की जो लपटें हैं, देखिए किस तरह से निकल रही हैं। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां वहां हैं, वहां दमकल विभाग के कर्मचारी पाइप्स लगा रहे हैं और आग बुझाने के लिए मशक्कत जो कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इस पूरे मामले की। और बड़ी राहत की बात यह कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को चोट नहीं है।
और अगली खबर दुर्ग से, जहां दिन दहाड़े एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक रॉड और डंडे से दूसरे युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। और आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास और कई अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ते आगे, मनेंद्रगढ़ में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। नशे की हालत में कार ड्राइवर था और आप देखिए काफी भयानक हादसा, ये काफी भीषण हादसा जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई है। इस कार ने जिस तरीके से टक्कर मारी, एक के बाद एक तमाम बाइक सवार मौत हो गई है अब इन तीनों की ही। और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये मनेंद्रगढ़ से हादसे का जो वीडियो सामने आया है, अमूमन ऐसे वीडियोस हम वीडियो गेम्स में देखते हैं। ये जो हादसा हुआ बेहद भयावह ये हादसा हम चुका, आप तस्वीरों में देखिए। दर्शकों को भी इस बारे में ध्यान रखना होगा कि ये सड़क पर चलते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये किस तरह से पूरा हादसा हुआ, कार कितनी तेज गति से, और देखिए पीछे से एक बाइक आती है और 2 बाइक्स को ओवरटेक करती हुई जाकर सीधा उस एसयूवी कार से टकरा गई। उसके बाद पीछे से आ रही 2 अन्य और जो बाइक्स हैं वो भी इससे बारी बारी से टकराती हैं और तब भी कार नहीं रुकती। उसके बाद उसके कुछ सेकंड बाद जाकर आगे ये कार रुकती है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। और स्वाभाविक है इसमें जो बाइक्स पर सवार लोग हैं वे इसके शिकार हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखें तो एक बाइक से जो एक शख्स टकराता है, बाइक पर बैठा हुआ, वो टक्कर लगने के बाद उठकर खड़ा होता हुआ जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इसमें बहुत स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा भी हो रहा है कि पीछे से जो 2 बाइक्स आ रही हैं उनमें जो लोग उस पर जो सवार थे उन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। दोपहिया वाहन चालक कृपया हेलमेट जरूर पहने। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के रण में सीएम भूपेश बघेल अपना दम दिखाएंगे। सीएम भूपेश बघेल का राजस्थान दौरा होगा और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे राजस्थान के लिए रवाना होंगे। उदयपुर में रोड शो करेंगे और आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है और 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। कोई कोर कसर प्रचार में छोड़ना नहीं चाहता। दोनों पार्टी अपने बड़े नेताओं को प्रचार के अभियान में उतारे हुए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश उदयपुर में रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पिंक सिटी में जिस तरीके से भूपेश बघेल पहुंचेंगे और साथ ही वो दम दिखाएंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे भूपेश बघेल। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी करते रहे। कर्नाटक चुनाव में भी हमने देखा था भूपेश बघेल कर्नाटक गए थे प्रचार के लिए। और अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने प्रचार छत्तीसगढ़ में किए, लेकिन अब क्योंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो चुका है, दोनों ही चरण के मतदान हो चुके हैं, तो 25 तारीख को जो राजस्थान के चुनावी रण में वोट कास्ट होना है, आज उसका आखिरी दिन है प्रचार का। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते आज यहां पर आज शाम 5 बजे से संभवतः ये प्रचार अभियान रुक जाएगा। बात करेंगे युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, क्या डिटेल मिल पा रही है, शेड्यूल क्या रहेगा आज सीएम भूपेश बघेल का? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव है संपन्न हुआ और यहाँ पर बड़े कई जगहों पर कैंपेनिंग करने के बाद अब राजस्थान में चूंकि अंतिम दिन है आज प्रचार का, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे यहाँ से
रवाना होंगे और वहां पर वैसे भी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है। इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ था तो वहां वो गए थे और बड़ी कैंपेनिंग उन्होंने की है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे और आज वहां पर रोड शो है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और चूंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कई राज्यों के जहां चुनाव संपन्न हुए हैं वहां पर जाते रहे हैं और एक स्टार प्रचार की भूमिका वो लगातार अपनाते रहे। केंद्र सरकार पर जिस लहजे से वो हमला बोलते हैं, काफी आक्रामक तेवर उनका देखा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, राजस्थान में चुनाव प्रचार है वो करेंगे। जी आशीष, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और आगे और खबरों पर अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिलासपुर में उद्योगपतियों से संपत्ति कर वसूली के लिए निगम ने नोटिस जारी किया है। उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी है। केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है और पूछा कि किस आधार पर नगरीय निकाय ने टैक्स वसूलने का फैसला किया है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, ध्वनि प्रदूषण मामले पर 31 दिसंबर को सुनवाई अस्पताल हाईकोर्ट परिसर होगा। यहां पर साइलेंस जोन इसे घोषित किया जाएगा। मुख्य सचिव से हाईकोर्ट ने शपथ पत्र मांगा है। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती होगी। जनहित याचिका की सुनवाई का यह पूरा मामला है और इसमें तमाम ऐसी जगह है जिन्हें साइलेंस जोन घोषित किया जाएगा, जिसमें कि अस्पताल, हाईकोर्ट परिसर दोनों ही साइलेंस जोन होगा। और अच्छा, मुझे लगता है इसमें स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी शामिल किया जाना चाहिए, जहां पर इसे इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं उसके आसपास का जो एरिया है उन्हें भी साइलेंस जोन घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि घरों में जो बीमार बुजुर्ग रहते हैं उन्हें भी कई बार गाड़ियों के हॉर्न्स और बड़े भारी भरकम डीजे के साउंड से प्रॉब्लम होती है। अब अगर हाईकोर्ट और अस्पताल को आप इस कैटेगरी में रख रहे हैं तो बच्चों के स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और कॉलेजेस को भी इसके दायरे में आना चाहिए। बहरहाल जनहित याचिका की सुनवाई का ये पूरा मामला है। सुनवाई के बाद क्या स्थिति होगी ये देखने का विषय। रायपुर से बड़ी खबर, ध्वनि प्रदूषण मामले को लेकर ये एक बड़ा फैसला हो सकता है और अगर इसे लागू किया जाता है तो ध्वनि प्रदूषण के अब जो प्रोहिबिटेड एरिया हैं, यानी जो प्रतिबंधित क्षेत्र होंगे जहां पर आप नॉइज नहीं कर सकते, उनमें अस्पताल और हाईकोर्ट परिसर को रखा जा रहा है। तो और क्या कुछ इसमें स्कूल्स को या कॉलेजेस को शामिल किया जा सकता है, बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त। युगल, बड़ा मामला है। एक तरफ हम एयर पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो बात एक निगलेक्ट हो जाती है वो है नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। लेकिन इस पर अब बड़ा फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए ध्वनि प्रदूषण को लेकर के लोग काफी गंभीर नहीं है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। चाहे कोई भी उत्सव हो, डीजे जमकर बजाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वाहनों में प्रेशर हार्न लगे रहते हैं और आम इंसान के जो कान है उसकी ध्वनि सुनने की एक क्षमता होती है, जो क्षमता से अधिक डेसिबल की जब आवाजें बजाई जाती है तो उससे कई तरह की बीमारियां आती है। संघर्ष समिति ने तमाम जो दलीलें हैं वहां पर हाईकोर्ट में दी है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका भी वहां पर लगी हुई जिसकी सुनवाई की गई थी और पेशी के दौरान, जीरा के दौरान ये बात सामने आई है कि ऐसे क्षेत्रों को साइलेंस जोन है वो घोषित किया जाए। बीते दिनों देखा गया था कि राजधानी रायपुर में अस्पताल है, मेकाहारा के अस्पताल के आसपास जमकर डीजे बजा था। इसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है, तो अब साइलेंस जोन घोषित करने की बात की जा रही है और साइलेंस जोन में स्कूल, अस्पताल के साथ साथ जो हाई कोर्ट का परिसर प्रीमाइसेस है उन क्षेत्रों को भी जोन घोषित किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। कोरबा के रामपुर गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तालाब में नहाने के लिए गए एक ही परिवार के 2 बच्चे डूब गए। दोनों बच्चों की उम्र 13 साल बताई जा रही है। अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी हुई है।
बलरामपुर से खबर आ रही है, हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और 18 हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। दरअसल 10 दिन में 40 एकड़ की फसल को बर्बाद कर डाला हाथियों ने और हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत भी है। रघुनाथ नगर के गैना गांव की ये पूरी घटना है। हाथियों का दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और अभी भी ये जारी है। बलरामपुर में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हाथियों ने किस तरह किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। 10 दिनों में 40 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया हाथियों ने। और जशपुर के पथलगांव में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने एक घर में दबिश देकर 81 नग अवैध रूप से रखी हुई साल और सागौन की चिरान लकड़ियां जब्त की हैं। जब्त लकड़ी की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला को आरोपी बनाया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले भी पुलिस ने इसी घर में छापा मारा था और मौके से 35 किलो गांजा बरामद किया था और एक आरोपी को भी गिरफ्तार यहां से किया गया था और आज साल और सागौन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। और बढ़ते आगे, कवर्धा जिले में धान खरीदी की रफ्तार काफी धीमी है और पिछले साल की तुलना में किसानों के धान खरीदी का जो केंद्र पर जाना है अपेक्षाकृत काफी कम धान लेकर अंशिका पहुंच रहे हैं किसान। हालांकि कुछ किसानों को पूरा भरोसा है कि पहले बेचने से किसानों ने जो कर्ज लिया है उसे उसे समिति काट लेगी। कर्ज माफी होगी या नहीं ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। तब तक जो किसान हर साल समय पर धान बेचते वो बेच रही है। कर्ज की राशि काटने के बाद अतिरिक्त होने पर खाते में जमा हो रही है। दंतेवाड़ा में धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि जिले में 5 किसानों ने अब तक 267 क्विंटल धान ही बेचे हैं। किसानों को नई सरकार के बनने का इंतजार है। बताया ये जा रहा है कि चुनाव और दिवाली के बाद कटाई शुरू हुई। किसान धान बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पूछ रहे हैं धान का नया रेट कब मिलेगा। और अब मिशन स्वच्छता और पानी स्पेशल। वर्ल्ड टॉयलेट वीक के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली है और इस खास मौके पर एक खास प्रयास हो रहा है। और भारत में स्वच्छता का सफर कैसा चल रहा है आइए दिखाते हैं आपको। शहरी भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।